चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। कुछ दिनों पहले उसके कारण भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हम आपको बता दें कि गलवान लेक के पास चीन ने अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बनाई, जिसमें टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और उसने हज़ारों सैनिकों को वहाँ पर तैनात किया है। इससे पहले भी लद्दाख में ही चीन और भारतीय सैनिकों में एक बार झड़प हुई थी। सिक्किम बॉर्डर पे भी चीन भारतीय सैनिकों में झड़प की खबर आई थी, लेकिन वो मामला सुलझा लिया गया था। भारत चीन सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर्स भी दिखे थे, लेकिन वो वापस चले गए थे। ऐसी कोशिशें चीन कई बार करता रहा है। उसने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कई कोशिशें की हैं। डोकलाम का विवाद आपको याद ही होगा, जिसकी वीडियोस भी सामने आई थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, चीन ऐसी हरकतें कर क्यों रहा है? क्या एक तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या फिर ये भारत को उकसाकर अपने फ़ायदे साधने की बात सोच रहा है? लद्दाख, जो कि एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा के नज़रिए से देखें तो एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और तीसरी ओर से मौसम की मार। वहाँ पर हमारे सैनिक हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। सवाल कई जगह यह भी उठाए जा रहे हैं कि क्या यह 1962 को दोहराने की कोशिश है, जब चीन की सेना ने गोरखा के सैनिकों को घेर लिया था। तो शायद चीन भूल रहा है कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा है, और इस वक्त पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसी को लेकर हम आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने 2 दिन पहले ही LAC का दौरा भी किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने CDS विपिन रावत, NSA अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की इसी विवाद को लेकर। कल राजनाथ सिंह जी ने भी इसी विवाद को लेकर एक अहम बैठक की थी, और इस पर बैठकों का दौर जारी है। इस पर कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे भी बातों से इस मामले को सुलझा दिया जाए, लेकिन एक कड़ा संदेश भारत की ओर से चीन को दे दिया गया है, क्योंकि उसने भारत की सीमा पर सड़क निर्माण का विरोध किया था। तो चीन को यह कड़ा संदेश हमारे भारतीय एजेंसी ने दे दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने सीमा पर सड़क निर्माण को नहीं रोकेगा, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ कदम है। तो इस संदेश को चीन को बड़ी सख्ती से हमारे भारत ने दिया है। अब सवाल ये है कि हम जब अपने सीमा में सड़क का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे चीन को क्या दिक्कत है? वैसे ही अक्साई चीन का जो 3000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर का एरिया है, वो अभी भी डिस्प्यूटेड है, जिस पर अभी भी ये फैसला नहीं है कि वो किसका है। वो है तो भारत का ही पार्ट, लेकिन 1962 के युद्ध में क्या हुआ था आपको मालूम है। भारत की ओर से इस वक्त भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से इस मुद्दे को, इस मामले को युद्ध तक ना ले जाया जाए, और इसको किसी भी तरह बातों से सुलझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होता, ये आपको भी मालूम है। तो ये कैसे भी कोशिश की जा रही है, इस मामले को कैसे भी बात से सुलझा लिया जाए, लेकिन चीन को एक तरीके से देखा जाए तो वो शायद बातचीत के मूड में है ही नहीं। इसके ऊपर आगे क्या खबर रहती है, क्या इसके ऊपर फैसले आते हैं, ये चीज़ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम बस यही आशा करते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए, और इसमें बातचीत से ही इस मामले को सुलझा लिया जाए। तो आपने जैसा कि इस रिपोर्ट में देखा कि चीन की चालबाजियां फिर से शुरू हो गई है। उसने भारत को परेशान करने का फिर से उसने कोशिश की है। इसी चीज़ पर विस्तार से हमारे साथ बात करने के लिए डिफेंस एनालिस्ट और आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि क्या ये 1962 को दोहराने की फिर से कोशिश की गई है चीन के द्वारा? आपका सवाल बहुत बड़ा है जी। आपने सीधा ही 1962 की रेफरेंस दे दी है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी जो 2020 के अप्रैल से जो एक्टिविटी शुरू हुई है जी। LAC के ऊपर में नॉर्थ सिक्किम में, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है जी। पहले अगर देखें तो मई के शुरू में पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर में
दोनों साइड के, चाइना और भारत के जो पेट्रोलिंग पार्टी उनके अंदर में फेस ऑफ हुआ था, झड़प हुई थी, और अच्छी वाली झड़प नहीं थी, जॉस्लिंग थी। और उसके बाद में 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में नकुला में भी ऐसा एक फेस ऑफ हुआ जिसमें झड़प हुई और चाइना के 7 जवान और भारत के 4 जवानों को चोट भी लगी। उसके बाद से ही एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो गई है। अभी 14 तारीख से 18 तारीख से गलवान वैली के अंदर में और टेमचौक के अंदर में एक्टिविटीज बढ़ी हैं। अगर आप इस प्लेन को थोड़ा एक्सटेंड कर दें तो नॉर्थ सिक्किम में तो ये हुआ है फेस ऑफ। उसके बाद में जो ट्राई जंक्शन है भारत का, नेपाल का और चाइना का, लिपू लेक, जहां पर एक सड़क 5 मई को भारत के रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट की थी, उसके बाद में नेपाल ने एक यूनिलैटरल तरीके से एक पॉलिटिकल मैप इश्यू किया है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा और एक्सपेंड करें कि पीओके के अंदर में, गिलगिट में, चाइना और पाकिस्तान ने डायमर बाशा डैम के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो ये सब जो हरकतें हैं, एक्टिविटीज हैं, इसमें एक कॉमन थ्रेड सा दिखाई देता है और उसमें चाइना की थोड़ी एग्रेसिवनेस, प्रोवोकेटिवनेस और डिविजनरी टैक्टिक्स भी दिखाई देती हैं। मैं तो यही नहीं रुकूंगा। इसको अगर आप साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, वियतनाम के फिशिंग एक्टिविटीज के साथ में इंटरफेरेंस करना, WHO की मीटिंग्स के अंदर में जो कुछ भी कार्रवाई हुई है और ये कोरोना के एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, ये सब एक ही कड़ी का लगता है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। जो 1962 था वो सिर्फ बाउंड्री इशू से स्टार्ट हुआ था, जो 1950 से चल रहा था और बाद में बॉर्डर इशू से बढ़ते बढ़ते ये एक दोनों साइड में कॉन्फ्लिक्ट और वॉर हुआ था, वो अलग था। हाँ, आपका सवाल ये ठीक है कि क्या ये एक्टिविटीज, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है? हाँ, बढ़ सकता है अगर ये दोनों साइड इसको अच्छा से कंट्रोल नहीं करेंगे। तो उस स्थिति में सिर्फ भारत और चाइना का बॉर्डर इशू था जो आखिर में एक मिलिट्री ऑप्शन की तरह समाप्त हुआ 62 में। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ये कोरोना, कोविड वॉर फाइट से भी जुड़ा हुआ है, जो पूरे विश्व ने एक बेड़ा उठा लिया है ये पूछने के लिए कि ये वुहान से आया था, तो चाइना ने स्ट्रैटेजिक डिसीजन डिले क्यों किया और इसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उससे भी जुड़ा हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि ये जो अभी हालांकि स्थिति है इसके अंदर में कोविड भी शामिल है, कोरोना भी शामिल है, पूरे विश्व की स्थिति भी शामिल है, तो उस कड़ी में देखना ज्यादा ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। जी सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था कि जैसे कि उसके ऊपर आरोप लगे कि कोविड फैलाने के पूरा विश्व उसके एक तरीके से खिलाफ हो चुका है। एक दो नेशन को हम देखें तो वो छोड़ के तो बाकी पूरा विश्व ही उसके खिलाफ है, चाइना के। और क्या आप मानते हैं कि ये एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने का, मतलब ये जो भटकाने की कोशिश है, क्योंकि इस वक्त देखें तो भारत एक तरीके से विश्व गुरु बन के सामने आया है, दुनिया भारत की तरफ निगाहें गड़ाई हुई है, तो भारत को एक तरीके से परेशान करने की कोशिश करे जिससे जो बाकी दुनिया का नजर है वो फिर से इसी तरफ भटक जाए। कोविड के ऊपर से उसके जो आरोप लग रहे हैं फिर से उन चीजों के ऊपर वो पर्दा डाल सके, या फिर ये नॉर्मल दखल अंदाजी है? आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक है, ये एक्चुअल मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। मैं भी आपके इस सवाल से सहमत हूं। ऐसा लगता है कि ये चाइना की डिविजनरी टैक्टिक्स हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम और कुछ है और इसको एक्सप्रेस और तरीके से कर रहा है। अगर आप चाइना के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं, उसकी जो डीप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अंदर में सिग्नलिंग, मैसेजिंग, सिंबोलिज्म और इनडायरेक्ट तरीके से बात कहना एक उनके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर में आता है। अगर हम डोकलाम के जून से अगस्त 2017 को एनालाइज करें तो दिखाई देता है कि चाइना मीडिया वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और लीगल वॉर, तीनों वॉर्स के ऊपर में बहुत जोर देता है। तो इसलिए ये जो एग्रेसिवनेस है, ये प्रोवोकेटिवनेस है और ये डिविजनरी टेक्निक है, वो हर
चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो। इनफैक्ट मैं तो इस हद तक कहूंगा कि अगर आप चाइना का डिप्लोमेटिक क्षेत्र को एनालाइज करें तो जो डिप्लोमेट्स होते हैं बाय नेचर, बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो अपनी बात प्यार से कहते हैं, दुगली सी बात करते हैं और एक बहुत पीसफुल तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इस स्थिति में तो चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो खुद ही एक वोट वॉरियर बन गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने लैंग्वेज, कंटेंट, एक कन्फ्रंटिस्ट टाइप का बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो यूएस के अगेंस्ट की हो, तो ये एक आपकी बात ठीक है, ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स की तरह ही दिखाई देता है। बात तो यूएस और चाइना के कोल्ड वॉर की है कि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है। पहले यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर था जी। उसके बाद में कोरोना चैलेंज आया और अभी तो कोल्ड वॉर काफी आगे बढ़ गए। तो इस स्थिति के अंदर में जो ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में चाइनीज की एक्टिविटीज बढ़ी हैं, जिस प्रकार सैटेलाइट पिक्चर को अगर आप डिटेल से देखें तो गलवान वैली के अंदर में 80 से 100 टेंट लगाए हैं, हैवी इक्विपमेंट आई है, काफी बड़ी गाड़ियां भी आई हैं। हो सकता है इस इलाके के अंदर में बंकर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू कर दे। उसी प्रकार पंगेक्सो के नॉर्थ बैंक के इलाके में भी इसी प्रकार की हरकत है, सैटेलाइट पिक्चरों ने दिखाया है। तो ये किस चीज को डाइवर्ट करना चाहता है, किस चीज की डाइवर्जनरी बात है, क्या कंपल्शन है उसका? अगर इसको एनालाइज करें तो ऐसा दिखता है कि हो सकता है कि उसकी जो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसका जो एक लीडरशिप है, पहले कोरोना से पहले तो जो चाइना के राष्ट्रपति जी हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तो 12 हैट अपने सिर पर, मुकुट पर लगाई हुई थी। हर एक चीज का कंट्रोल तो उन्हीं के ऊपर में था। लेकिन अभी जो वुहान से वायरस शुरू हुआ है और जिस इंटेंसिटी से अमेरिका और पूरा विश्व उनको पूछ रहा है, ये सवाल जो सवाल कर रहा है चाइना के ऊपर में और WHO के ऊपर में, लगता है उससे थोड़ा जो प्रेशर है उस प्रेशर को डाइवर्ट करने के लिए, मैं आपके वर्ड से सहमत हूं, भटकाने की कोशिश और डिस्ट्रैक्शन की कोशिश लगता है कर रहा है जी। सर कई न्यूज चैनल्स हमने देखे हैं, कई जगहों पर ये चीज की अब कंपैरिजन शुरू कर दी गई कि भारत कितना शक्तिशाली है, उसके मुकाबले चाइना हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। कई जगह ये दिखाया गया कि चाइना के पास ज्यादा हथियार है, ज्यादा मॉडर्नाइज्ड फोर्स है। सर एक तरीके से देखा जाए तो उन लोगों को मैं आपके थ्रू एक जवाब दिलवाना चाहूंगा जो लोग ये कह रहे हैं कि चाइना इस वक्त ज्यादा ताकतवर है। तो 1962 में हमारी जो सुरक्षा नीति थी मेरे ख्याल से ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी। अगर आप उस वक्त का हमारा देखेंगे तो शायद दूसरा वॉर हम लड़ रहे थे पाकिस्तान से, पहला शायद 47-48 में हुआ था, फिर उसके बाद 62 में हमारे साथ इसका वॉर हुआ था। लेकिन कुमाऊं के सैनिक, कई ऐसे सैनिक, हमारे 150-200 सैनिक, उनके हजारों पर भारी पड़ रहे थे। हरभजन सिंह का किस्सा तो शायद सबको ही याद होगा, जो शहीद हरभजन सिंह है। और इस वक्त पूरा विश्व भारत के साथ है, चाइना के पूरे अगेंस्ट में है। उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। इस वक्त भारत पूरे विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली जो आर्मी है वो भारत के पास है, जिसने हम पर 200 सालों तक कब्जा किया हुआ था, हम पर रूल किया ब्रिटिश। उनकी आर्मी अब हमसे नीचे है, हमने उनको पछाड़ दिया। तो आप इस चीज को कितनी सकारात्मकता से देखते हैं? पॉजिटिविटी मतलब क्या है जो लोगों को अब समझनी चाहिए इस चीज में? ये सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं है, ये असलियत है। इनफैक्ट पूरा विश्व ने देख लिया है डोकलम स्टैंड अप जो हुआ था, जो 2017 में जून से अगस्त 73 डेज का था, और जिस प्रकार से चाइना और भारत की फौजें एक दूसरे के सामने में थी, और ये पूरा दुनिया ने और चाइना ने भी ये समझ लिया है कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो भिन्न है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1962 के पश्चात 1967 में नथुला और चोला में जो झड़प हुई थी, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर में चाइना की बहुत हानि हुई थी। ऑफिशियली तो नंबर कम बताए हैं, लेकिन 300 से 400 चाइनीज सोल्जर उसमें हलाक हुए थे। और देखिए,
62 की बात की आपने, मैंने आपको 67 सिर्फ 5 साल के बाद में नथुला में और चोला में क्या उसके बारे में बताया। और अगर आप 4 साल और जोड़ लें उसमें, तो 1971 में जो भारत ने जो ईस्ट पाकिस्तान पुराना था और बांग्लादेश का जन्म हुआ, उससे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अकम्प्लिशमेंट किया है, वो तो पूरे विश्व के मिलिट्री इतिहास में सबसे बड़ा सबक है। देखिए, ऐसा है कि अभी के जो ट्रेंड है भारत के, अगर आप देखेंगे तो भारत हार्ड डिसीजन लेने की क्षमता रखता है। भारत का रिजॉल्व अलग तरीके का है। भारत का जो नेशनल विल है वो अलग तरीके की। आपने देखा डोकलम का एग्जाम्पल, आपने देखा बालाकोट का, आपने देखा कि आर्टिकल 370 जिससे एब्रोगेट किया 370 आर्टिकल को, और जिस प्रकार से 2 यूनियन टेरिटरी को बनाया, ये एक ऐसी स्थिति में है कि ये अभी जो ट्रेंड है वो अलग है। दूसरी बात ये है कि भारत की जो सैन्य शक्ति है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और मिलिट्री स्किल्स हैं, वो एब्सोल्युटली अलग हैं। और एक बात पूरे विश्व को भी मालूम है, चाइना को भी मालूम है, और पूरे भारतीय को तो खास तौर से मालूम होना चाहिए कि भारतीय सेना का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है वो पूरा विश्व में सबसे ज्यादा है जी। और ये जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस का मामला है, इसमें चाइना का कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल। और ये चीज सबको समझ आनी चाहिए। और जब मैं ये हालत देखता हूँ अभी एक्टिविटीज की ईस्ट लद्दाख में, तो जो भारतीय सेना की अलर्टनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस है, जो किसी भी कॉन्टिजेंसी को निपटने की शक्ति रखते हैं, वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड वाली है। और आपने देखा कि किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो शोक दरबुक शोक डीपीओ की सड़क 255 किलोमीटर की बनी है, जो डीपीओ के जो ईस्ट लद्दाख में ही है, वहां पर एएलजी को फंक्शनल किया है। और भारत की जो बाकी सेना शक्ति हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी और सब हर एक सिक्योरिटी फोर्स को मिलाया जाए तो वो एक अलग मोल्ड के अंदर में है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे भारतीयों को अपनी ही सेल्फ वर्थ का मालूम नहीं है। मैंने तो फौज के अंदर में तकरीबन 40 साल नौकरी किया है और मैं इस चीज से पूर्ण रूप से मेरे को तो मालूम है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है वो एक बहुत ऊंचे दर्जे की है। और मैंने 7 बार चाइना का विजिट किया है, उनकी आर्मी को करीब से देखा है और एक मिलिट्री डेलीगेशन लेकर भी मैं गया था बीजिंग, शंघाई और शिनजियांग के अंदर में। तो मैंने इस चीज को बारीकी से बोल रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे में मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। भारतीय सेना सर हर फील्ड में हम देखें तो एक तरीके से आगे है। गुरिल्ला वॉर टेक्निक हो, पहाड़ों में वो लड़ती है, समंदर में लड़ती है, कहीं भी हर जगह। और उनको हथियारों की कम जरूरत है और हौसलों की ज्यादा, वो हौसलों पे ज्यादा अपने मजबूती रखती है। तभी गोरखा में आज भी खुरकी को ज्यादा महत्व दिया जाता है बंदूकों से। महार में चाकू को ज्यादा क्या बोलते हैं महत्व दिया जाता है। इन लोगों की जो टेक्निक सिखाई जाती है, हर एक चीज से, हर एक सिचुएशन से लड़ने की इन्हें टेक्निक सिखाई जाती है। सर मेरा अगला सवाल है कि लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहां पर एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना है। अभी लद्दाख में हुआ, कुछ दिन पहले सिक्किम में था, अभी बीच में एक नेपाल का भी कॉन्फ्लिक्ट सामने आ गया। तो सर इसमें ये कितना चैलेंजिंग है हमारी सुरक्षा नीति को लेकर? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, तो मैं बताना चाहता हूं कि लैंड, फूड और टेक्नोलॉजी के अलावा इंडियन आर्मी ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड जो सप्लाई चेन है डिफेंस प्लेटफॉर्म, वेपन्स वगैरह के लिए, उसका भी बेड़ा उठा चुकी है जी। और अभी मैं आपके सवाल के ऊपर में आता हूँ। आपने पूछा है कि अगर लद्दाख के ऊपर में फोकस करें तो एक साइड पे चाइना है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान, और नेपाल ने भी अपना मैप इशू करके एक नई स्थिति बना दी है। हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, टेंशन अवश्य है, लेकिन भारतीय फौज इस स्थिति में अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है
और किसी भी कॉन्टिजेंसी का, चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ये जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, चाहे वो LOC के ऊपर में हो, चाहे वो सियाचिन के अपोजिट हो, हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं जी। उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो ईस्टर्न लद्दाख पे भी शुरू हुई है, देखो ऐसा है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये चाइना के पैसे पर निर्भर है, उनके डेप्थ, लोन और बोरोइंग के अंदर में एकदम झुका हुआ है, और चाइना को एक तरह से अपने आप को बेच चुका है जी। और उसके अलावा उसने अपने नेशन के हर एक पहलू को, चाहे वो गवर्नेंस हो, डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो, जहाँ हेल्थ सेक्टर हो, एकदम उसका स्तर बिल्कुल रॉक बॉटम में आ गया और बहुत ही बुरी स्थिति में है। पाकिस्तान में वो काबिलियत नहीं रही है, और ये तो एक मैटर ऑफ टाइम है कि POK और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पूरा जितना भी चैप्टर है, इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन एंड टाइम। लेकिन ये बातें दोनों हो रही हैं। इस स्थिति को निपटने के लिए भारतीय सेना पूर्ण रूप से तैयार है जी, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट में, चाहे वो ट्रुप्स की अवेलेबिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ ज्वाइंटनेस जो एयरफोर्स, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस में एकदम पुख्ता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, मकसद ये नहीं है कि लड़ना है, मकसद है कि पीस होनी चाहिए, पीस एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसके ऊपर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। ये जरूरी है, और स्पेशली उस टाइम पर जब पूरा विश्व और मानवता कोरोना के अगेंस्ट में फाइट कर रहा है। इस शांति और ट्रैंक्विलिटी के लिए 1993 में एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया था भारत और चाइना ने। उसके बाद में 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन मिलिट्री फील्ड का साइन किया था। ये दोनों बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स थे, और इसके बाद में 2005 और 2012 में इसको और भी पुख्ता किया गया, इसको प्रोटोकॉल ऐड की गई। तो इन एग्रीमेंट्स की सहायता से दोनों साइड ने LAC के ऊपर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन किया है। ये काबिले तारीफ है कि बॉर्डर इशू, डिस्प्यूट, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स और वेक्स्ड है, उसके बावजूद भी भारत और चीन के बीच के अंदर में 1975 के बाद में एक भी गोली फायर नहीं हुई है। ये पूरा विश्व जानता है इस बात को कि बॉर्डर इशू कॉम्प्लेक्स और वेक्स्ड होने के बावजूद भी दोनों देश की मेजोरिटी ने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनाई। कोशिश कर रहे हैं LAC क्लैरिफिकेशन करने की, कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर सोल्यूशन ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक ना LAC एक्सचेंज क्लैरिफिकेशन की एक्सरसाइज खत्म हुई है और ना ही बॉर्डर के ऊपर में कोई समझौता हुआ है। हाँ, बात अगर दो सिविलाइजेशन के बीच में हो, दो नेशंस के बीच में हो, तो ये जरूरी है कि उनकी मेजॉरिटी और ठीक सोच से वो हल ढूंढना चाहिए। एक बात है कि डोकलाम 2073 डेज के जो स्टैंड अप हुआ था, उसके पश्चात दोनों देश के जो लीडर्स हैं, चाइना के प्रेसिडेंट साहब और भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब, दोनों 2 बार मिले जी, और वो भी एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग किया इनफॉर्मल तरीके से, जो आमतौर पर होती नहीं है। अप्रैल 2018 को वुहान स्पिरिट के तहत और अक्टूबर 2019 में शेंघाई कनेक्ट के तहत दोनों लीडर्स मिले और अपनी अपनी साइड्स को, अपनी अपनी मिलिट्री को आदेश दिया, गाइडेंस दिया कि LAC के ऊपर में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जब कोरोना का संकट पूरे विश्व के सामने में आया, फिर ऐसी हरकतें होना ठीक नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी की हालत में भी पॉलिटिकल लीडरशिप मिलेगी, बात करेगी, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर में बात होगी, और फौज के लेवल के ऊपर में भी ईस्ट लद्दाख के इलाके के अंदर में जो लोकल कमांडर्स हैं, उनके पास में हॉटलाइन है, आपस में बातचीत करते हैं
वहां पर 2 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग साइट्स भी हैं और जो ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर है वो मिलते हैं और दोनों 93 और 96 और 2005-2012 एग्रीमेंट के मुताबिक आपस में बातचीत करके जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाइना का इस तरह से हेड लगाना, ग्रुप्स का इंक्रीज करना, वो भी इस मोमेंट के ऊपर में, ये ठीक नहीं है। ये प्रोवोकेटिव लगता है, एग्रेसिव लगता है और एक डाइवर्शनरी टेक्निक्स का एक हिस्सा लगता है। लेकिन भारत के लिए जरूरी है कि हम अलर्ट रहें, प्रिपेयर्ड रहें और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी जो सैन्य शक्ति है, अपने जितने भी एलिमेंट ऑफ पावर है, उसको इस्तेमाल करके इस सिचुएशन को, इस चुनौती का सामना करना चाहिए। भारत सर, मेरा सवाल है कि कुछ मीडिया चैनल्स जो है जिन्होंने फेक न्यूज एक तरीके से फैलानी शुरू कर दी, वो डोकलाम हो चाहे इस वक्त का। डोकलाम के टाइम पे हमने देखा था कि उन लोगों ने, कुछ मीडिया चैनल्स ने ये लिख दिया कि भारतीय सेना के पास सिर्फ 10 दिन का बम बारूद है लड़ने के लिए। वैसी सिचुएशन में इन लोगों ने इस न्यूज़ को छापा था। अरुण जेटली जी खुद सामने आए और उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि ये एक झूठ है, फेक न्यूज़ है, इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं है। फिर उसके बाद अभी ऐसा ही हुआ, उन लोगों ने एक फेक न्यूज़ छाप दी कि हमारे जो सेना है उनके सूत्र बता रहे थे कि हमारी सेना के जो जवान हैं उनको डिटेन कर लिया है चाइनीज सैनिकों ने। फिर भारतीय सेना खुद सामने आई और उस चीज़ को बताया कि ये चीज़ गलत है। तो सर, आप इन मीडिया चैनल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि देश हित में ये क्या इस तरीके की? देखिए, जब बात नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, जब बात सोवरेनिटी की बात हो और जब बात इंटीग्रिटी की है, ये बहुत सेंसिटिव और सीरियस इश्यूज होते हैं। और ये जो फेक न्यूज है और ये जो साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर और जो लोग एजेंडा, बायस और अपना एडवांटेज ढूंढना चाहते हैं, ये इस चीज से दूर रहना चाहिए। हमने देखा 2 बात। पहली बात कि ऐसा एक फेक न्यूज आया कि चाइना ने इंडियन सोल्जर को रिटेन किया और उसके बाद में स्पष्ट रूप से भारतीय सेना ने ये बिल्कुल क्लैरिफाई और क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। दूसरा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने जो नेपाल ने नक्शे इशू किए थे उसके बारे में एक बात कही, उसको भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की। तो मेरा तो ये सोच विचार है कि ये जो फेक मीडिया है, ये जो लाई, प्रोपेगेंडा, एक भ्रम फैलाने का जो एक कोशिश की जाती है और जो इस एजेंडा और इस बायस और एक साइकोलॉजिकल वॉर पे काम करते हैं, वो इस विषय से दूर रहने चाहिए। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जी सर, मैं आखिरी बार आपका एक संदेश चाहूँगा कि लोगों में एक तरीके का पैनिक जो फैला है उससे रिलेटेड आप एक सांत्वना एक तरीके से दें कि वहाँ कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को लेकर डर भी गए हैं कि कुछ हो ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसको लेकर सर आप एक संदेश दे दें। बात डर की नहीं है, बात है तैयारी की, बात है अलर्टनेस की, प्रिपेयर्डनेस की और किसी भी चुनौती का सामना करने की। दूसरी बात ये है कि ये जो हरकतें चाइना कर रहा है इस लद्दाख में, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में है, ये बॉर्डर नहीं है। अगर आप बॉर्डर का पर्सपेक्टिव देखें तो चाइना इस इलाके के अंदर में 37,555 स्क्वायर किलोमीटर की एडवर्स पोजीशन में है, जो मामला भी सुलझा नहीं है। पूरे देश ने भी देखा था डोकलाम स्टैंड ऑफ किस प्रकार हुआ था और किस बहादुरी से भारतीय सेना डटी रही थी। इनफैक्ट भारत ने तो देख लिया है कि 1971 और आजादी के बाद में जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें क्या शौर्य गाथा है भारतीय सेना की। और मेरे विचार से, मेरा एक्सपीरियंस के बलबूते के ऊपर मैं कह सकता हूं कि भारतीय सेना अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है और किसी भी
चुनौती को लड़ने के लिए एकदम तैयार है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि भारतीय सेना पर जैसे हमने पहले भी भरोसा किया है, भारतीय सेना ने हमारे भरोसे को कभी तोड़ा नहीं है। वो हमारी रक्षा में सदैव डटी रही है, उसने हमारी सुरक्षा की है, उस तरीके से वो आज भी मुस्तैद है। तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें, इसको लेकर कोई पैनिक क्रिएट ना करें। और हाँ, किसी भी चीज़ को शेयर करने से पहले उस चीज़ को जांच ले कि वो चीज़ सही है या गलत। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया और आपको और आपके साथ दर्शकों को जय हिंद। जय हिंद सर।